नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल भारती हिंदी पाठ 10, जिसका नाम है बातें प्रेमचंद की। और इसके लेखक हैं अवध नारायण मुग्दल। अवध नारायण मुग्दल इसके लेखक हैं। पहले हम लोग इस लेखक का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1933 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई 2015 नई दिल्ली में। अवध नारायण मुग्दल हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। यानी बहुत बड़े चिंतक, हिंदी भाषा का विकास कैसे हो, विस्तार कैसे हो, इसके बारे में। और इसके अलावा अच्छे लेखक, संपादक भी रहे हैं और यात्रा वृत्तांत लिखने में ये बड़े कुशल हैं। और आपने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों तक संपादन किया। एक हिंदी में पत्रिका छपती है जिसका नाम है सारिका, इसका इन्होंने 27 सालों तक संपादन कार्य किया। छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं आपने लिखी हैं। छंदबद्ध यानी जो छंदों में बधी हुई कविता है, यानी इसमें इतनी अक्षर होने चाहिए, इतनी मात्राएं होनी चाहिए, उसको कहते हैं छंदबद्ध। और एक होती है छंद मुक्त, यानी उसमें कौन सी लाइन में कितने अक्षर, कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसका कोई बंधन नहीं होता, उसको कहते हैं छंद मुक्त। तो दोनों प्रकार की कविताएं आपने लिखी हैं। आपका रचना संसार लघु कथाओं, व्यंगों, निबंधों तक फैला हुआ है। यानी इन्होंने लघु कथाएं लिखी हैं, व्यंग लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी किताबों के नाम हैं वामा एवं छाया मसूर, पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कबंध, ये सब कहानी संग्रह है, मुंबई की डायरी, एक फरलांग का सफ़रनामा, ये सब इनकी किताबें हैं। और ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रस्तुत आलेख में मुग्दल जी ने प्रेमचंद के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद भारत के मूर्धन्य हिंदी के साहित्यकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इनका बचपन कैसे बीता, इनकी आदतें क्या थीं और किन चीज़ों का इनकी रचनाओं पर प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में अवध नारायण मुग्दल जी लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। जो जानकारी हमें अभी तक नहीं होगी वो भी इस पाठ को पढ़ने से हो जाएगी। तो हम लोग पाठ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। ये अवध नारायण मुग्दल जी कहते हैं कि आप लोगों ने प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन हम बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसे बीता, बचपन में जो घटनाएं उनके जीवन में घटी, उन घटनाओं का असर उनकी कहानियों पर, उनकी कविताओं पर, उपन्यासों पर कैसे पड़ा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हम आपको इस पाठ में देने वाले हैं। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। दक्षिण में एक हिंदी भाषा को, अक्सर दक्षिण में लोग हिंदी भाषा को बहुत कम चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा जिनके लिए प्रिय है। उन्हीं में एक नाम था चंद्रहासन। तो दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। वो चाहते थे कि प्रेमचंद से मिलूं, उनका दर्शन करूं। प्रेमचंद से वो मिलना चाहते थे। एक बार वे काशी आए। काशी यानी वाराणसी, बनारस, जहाँ पर प्रेमचंद का जन्म हुआ और जहाँ पर पूरा उनका जीवन बीता। तो एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद उन दिनों काशी में ही रहते थे, बनारस में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद के घर आए तो काफ़ी देर बाहर खड़े रहे, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वो प्रेमचंद जी के घर के दरवाजे के बाहर बहुत देर तक खड़े रहे,
लेकिन न तो घर से कोई बाहर निकला, न घर के अंदर कोई गया, कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने खूंसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। यानी ये जो चंद्रहासन थे वो दरवाजे पर खड़े होकर 2-4 बार खांसे खूंसे कि खांसी सुनकर, आवाज़ सुनकर कोई तो बाहर निकलेगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ, कोई नज़र नहीं आया। तो तंग आकर दरवाजे पर आए और कमरे में झांका तो तंग हो गए, बहुत देर तक इंतज़ार किए, परेशान हो गए। तो उन्होंने कमरे में थोड़ा झुक करके झांका तो अंदर एक आदमी था। अंदर उन्होंने देखा कि एक आदमी है, वो फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। फर्श पर यानी नीचे ज़मीन पर बैठकर वो आदमी कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। चंद्रहासन ने सोचा शायद प्रेमचंद जी इस आदमी को बोलकर लिखवाते होंगे, शायद लिखने के लिए किसी आदमी को रखे होंगे। अब वो इतने बड़े लेखक हैं, ज़मीन पर बैठकर थोड़ी इस तरह लिखेंगे, तो शायद किसी को लिखने के लिए रखे होंगे। तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, चंद्रहासन कमरे में गए और उन्होंने कहा कि मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। तो फर्श पर बैठे आदमी ने नज़रें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक को देखा। ताज्जुब क्यों हुआ? ताज्जुब इसलिए हुआ कि वो स्वयं ही प्रेमचंद थे और ये व्यक्ति जो आगंतुक है, जो आने वाला मेहमान है, ये उनको पहचान नहीं रहा है, इसलिए उनको ताज्जुब हुआ। और ताज्जुब से आगंतुक की ओर देखा और इसके बाद उन्होंने अपनी कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए बोले, तो खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए, मैं ही प्रेमचंद हूँ। यानी उन्होंने बताया कि मैं प्रेमचंद हूँ। अब इनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्रेमचंद हो सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद इतने महान कलाकार, इतने महान साहित्यकार, जिनकी देशों और विदेशों में धूम थी, जिनको दुनिया पहचानती थी, और वह व्यक्ति साधारण से मनुष्य की तरह फर्श पर बैठकर लिख रहा हो, तो उनको लगा कि नहीं ये नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए वो यकीन नहीं कर पाए। प्रेमचंद जी से ऐसी एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नासाद ने की थी। एक बार बस्ती उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। तो बस्ती के रहने वाले एक ताराशंकर, जिनका उपनाम था नासाद, एक बार वो भी प्रेमचंद से मुलाकात करने गए। तो उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते, तो उस समय वो लखनऊ चले गए थे रहने के लिए। अमीनुद्दौला पार्क वहाँ पर बना हुआ है लखनऊ में, और उसी पार्क के सामने रहते थे, सामने के घर में। तो नासाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। तो नासाद साहब बस्ती से लखनऊ प्रेमचंद से मिलने के लिए आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। जब वो जा रहे थे प्रेमचंद जी के घर पे, तो पार्क के पास ही उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूँ, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तो आदमी आगे आगे चला और नासाद साहब पीछे पीछे। वो आदमी प्रेमचंद से मिलवाने के लिए इनको लेकर जा रहा था, तो आगे आगे वो चल रहा था, नासाद साहब पीछे पीछे जा रहे थे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नासाद को बैठने के लिए कहा और एक मकान के अंदर चले गए। तो नासाद साहब को उस आदमी ने बैठने के लिए कहा और फिर स्वयं वो घर के अंदर चला गया। ज़रा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बात कर सकते हैं। तो वही आदमी जो पार्क के पास मिला था, वही आदमी अंदर गया, अंदर से कुर्ता पहनकर आया और कुर्ता पहनकर बोले कि हाँ, अब आप प्रेमचंद से बात कर रहे हैं, यानी मैं ही प्रेमचंद हूँ। यानी वो इतने शरारती और इतने खुशमिजाज और लोगों से हंसी मजाक करने वाले थे कि वो पहले पार्क में नहीं बताए कि मैं ही प्रेमचंद हूँ। बोले चलो मैं मिलवा देता हूँ। अंदर ले गए, बिठाया और जाकर कुर्ता पहन कर आए तो बोले हाँ, अब मैं प्रेमचंद हूँ, अब आप प्रेमचंद से बात करिए। तो इस तरह बड़े ही मजाकिया किस्म के प्रेमचंद जी थे, जिनका वर्णन हम लोग इस पाठ में पढ़ रहे हैं। अवध नारायण मुग्दल जी का लिख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं जो प्रेमचंद की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती है। ऐसे एक दो कहानियां नहीं है, तमाम कहानियां हैं जिसमें हम लोग प्रेमचंद की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानियां हम लोग उसमें जान सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं
और उन कहानियों में जो पात्र होते हैं उन पात्रों को भी उन्होंने उसी तरह से गढ़ा है, उसी तरह का हंसी मजाक और शरारतें उन्होंने अपने पात्रों से भी करवाई है। यानी जैसा उनके मन भाव थे वैसा ही उन्होंने अपने कहानियों में जो पात्र होते हैं उनको भी उन्होंने वैसा ही दिखाया है। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा और उन्होंने जो भी साहित्य लिखे हैं उन साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर बचपन में उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का पड़ा। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं और पूरे जीवन भर उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कभी कभी तो हमारी दशा दिशा ही बदल जाती है, जीवन ही बदल जाता है। तो बचपन में जो भी घटनाएं प्रेमचंद जी के जीवन में घटी उन घटनाओं का असर उनकी रचनाओं पर, उनकी कहानियों पर पड़ा। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद का बचपन ठीक तुम लोगों की तरह शैतानी और शरारतों से भरा था। आप लोग जानते ही हैं कि प्रेमचंद का जो बचपन था, जैसे छोटे छोटे बच्चे शैतान होते हैं, शरारती होते हैं, दिन भर मस्ती करते हैं, तो ऐसे ही वो भी करते थे। लो मैं तुम्हें बचपन के चंद वाक़यात सुनाता हूँ और कहते हैं कि चलो मैं प्रेमचंद के कुछ शरारतें, कुछ उनके घटनाएं बताता हूँ, वो कैसे थे, बचपन में कैसे थे। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है लमही। बच्चों, बनारस से आजमगढ़ वाले रोड पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेन सिटी से, मुख्य शहर से जब 4 मील का मतलब हो गया करीब 7-8 किलोमीटर जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उसी सड़क के किनारे एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है लमही। ये छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है और इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं, ज़्यादा घर नहीं है, कुल सभी जातियों के लोग रहते हैं और 40-45 घर वहाँ पर हैं। तो यही उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। तो यहीं पर इसी घर में अजायब लाल जी के घर पे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। मुंशी अजायब लाल नेक तबीयत के आदमी थे। नेक माने बड़े ही नेक, बड़े ही उदार, बड़े ही दयालु और बड़े ही भले तबीयत के, बड़े ही भले उदार व्यवहार के, आचरण के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी विसात भर दूसरों की मदद करते थे। जितनी उनकी विसात थी, जितनी उनकी औकात थी, घर हो चाहे बाहर हो, अपनी औकात भर लोग वह दूसरों की मदद करते थे। वैसे विसात ही कितनी थी, 10 रुपये पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। और विसात भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनकी औकात भी ज़्यादा नहीं थी। 10 रुपये पर वो नौकरी पर लगे थे और जब पगार बढ़ते बढ़ते 40 रुपये हुई तो वो रिटायर हो गए। यानी बहुत कम वेतन था, बहुत कम उनको आमदनी होती थी, लेकिन उतनी आमदनी में भी वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल ही मिली और ऐसा नहीं कि पत्नी अलग मिजाज की और पति अलग मिजाज के, जैसे पति थे वैसे ही पत्नी भी मिल गई। वह भी दूसरों की मदद करने वाली, सुंदर, देखने में सुंदर, स्वभाव में उतनी ही कोमल, यानी बहुत ही कोमल स्वभाव की, उदार दिल वाली, वैसे उनको पत्नी भी मिल गई। तो बात यहाँ पर हो रही है बच्चों मुंशी अजायब लाल की, प्रेमचंद के पिता की। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि जितने भी बच्चे उनके जन्म लेते कुछ दिनों बाद मर जाते, यानी उनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे। 2 लड़कियां हुई, दोनों जाती रहीं, यानी 2 बच्चियां पैदा हुई, दोनों मर गईं। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया, आनंदी का अपने मायके जाना ठीक नहीं है, वहाँ भूत लगते हैं। अब गांव वालों ने प्रोपगंडा फैला दिया कि आनंदी जब गर्भवती होती है, मायके जाती है, तो इसके गर्भ में भूत लग जाता है, इसीलिए इसके बच्चे मर जाते हैं। इस तरह से लोगों ने ये अफवाह फैला दी। लोगों ने कहा कि ये जब जब मायके जाती है तो इसको भूत लग जाते हैं। भूत प्रेत की बात तो दीगर है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। अब जो भी हो, जिसका भी असर हुआ हो, भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन जब लोगों ने ये शोर मचा दिया कि इसके मायके में भूत है, तो उनकी पत्नी मायके जाना बंद कर दी, मायके नहीं गई। और संयोग देखिए कि जो तीसरी संतान हुई
तीसरी लड़की पैदा हुई, वो जिंदा रही, वो मरी नहीं, उसका नाम सुग्गी था, उसका नाम सुग्गी था। और उसके 6-7 साल बाद शनिवार दिनांक 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ। और उस बेटी के 6-7 साल बाद 31 जुलाई 1880 को फिर आनंदी को एक बेटा पैदा हुआ और वही बेटा आगे चलकर प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुआ। पिताजी ने बचपन में इनका नाम धनपत रखा और ताऊ ने नवाब रखा। ताऊ जो इनके बड़े पिता थे, यानी प्रेमचंद के बड़े भाई थे, उन्होंने बड़े शौक से, बड़े प्रेम से उस बच्चे का नाम नवाब रखा, लेकिन इनके पिता ने इनका नाम धनपत रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे और नवाब को माँ एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे नवाब के अंदर ही उसके प्राण रहते हों, वह कभी उनसे अलग होना नहीं चाहती थी, बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी अपने लाडले को। प्रेमचंद माँ के बेहद लाडले थे और शरारती कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। बड़े लाडले थे अपनी माँ के और शरारत भी थी, चुहलबाजी भी करते थे, मस्ती भी करते थे। ऐसा लगता था उनकी घुट्टी में मैं पड़ा हो। यानी बचपन से जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे वैसे वैसे उनकी शरारतें, चुहलबाजियाँ, मस्तियाँ बढ़ गई। आए दिन शरारतें करते रहते और घर पर उलाहना पहुँचता रहता। उलाहना माने गांव में लोग शिकायतें पहुंचाते हैं, वो रहना पहुंचाते हैं कि देखो आपके बेटे ने मेरा ये कर दिया, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया, आपके बेटे ने ऐसा किया। यानी इनके घर पे रोज़ रोज़ शिकायतें आने लगी। फसल के दिनों में किसी खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, ये तो उनकी रोज़ की बात थी। आप लोग ऐसा मत करना, नहीं तो गांव वाले लाठी से पिटेंगे। तो फसल जब तैयार होती थी तो किसी के गन्ने के खेत में घुस जाते और गन्ना तोड़ लाते, किसी की मटर तैयार होती तो मटर उखाड़ लाते। ये उनकी रोज़ की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गालियाँ भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी, मटर और मुलायम हो जाती थी। यानी वो गालियों से उनको कोई दुख नहीं होता था, कोई डर नहीं लगता था, बल्कि और चाव से ऊख तोड़ तोड़ कर, गन्ना तोड़ तोड़ कर चूसते थे और मटर खाते थे। लगता था गन्ना और मीठा और मटर और मुलायम हो जाती। उलाहने होते, घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन 1-2 रोज में फिर वही रंग ढंग। यानी थोड़ा डांट फटकार पड़ती, लेकिन 1-2 दिन ठीक ठाक रहते और फिर से वही रंग ढंग, वही ढर्रा, उसी रास्ते पर फिर। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। ढेला मतलब बच्चों वो छोटे छोटे मिट्टी के ढेला, यानी टुकड़े को लेकर के आम वगैरह तोड़ते हैं, फलों को तोड़ते हैं, या कभी किसी से कहा सुनी हो गई तो ढेले से मारते भी हैं। तो ढेला चलाने में बड़े उस्ताद थे, बड़े कुशल थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। जैसे ही पेड़ में टिकोरे किसको कहते हैं? आम जब छोटे छोटे रहते हैं फूल से, और जब वो फल बनते हैं तो पहले छोटे छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े होते हैं, बड़े हो करके फिर आम बन जाते हैं। तो जब छोटे रहते हैं तो उनको गांव में टिकोरा कहते हैं। तो टिकोरे जैसे ही पेड़ पर आते वैसे ही इनकी चांदमारी यानी ढेला मारी शुरू हो जाती। ढेले मार मार कर टिकोरा तोड़ने लगते। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर, इतना सटीक निशाना लगाते कि 1-2 ढेले में ही वह जिस टिकोरे पर ये निशाना लगाते वो ज़मीन पर आ पड़ता, यानी वो टूट जाता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। और पेड़ का जो मालिक होता वो चिल्लाते दौड़ते आता, लेकिन जब तक वो पेड़ के पास पहुंचता तब तक नवाब और उनकी मंडली, उनके दोस्त बीन बटोर कर, आम जितने भी गिरे होते बीन बटोर कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते। 9-2-11 होना, भाग जाना। वह लड़कों की सरताज थे। सरताज यानी सारे लड़के उनको उन पर नाज रखते थे, यानी वो पूरे लड़कों के मुखिया थे, यानी सरदार थे। आज भी लोग बखान करते हैं, अभी भी जो उनके दोस्तों में से जो जीवित हैं वो लोग बखान करते हैं। गुल्ली डंडे में भी माहिर, और गुल्ली डंडा आजकल बच्चों आप लोग क्रिकेट खेलते हो,
हम लोग तो बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे और बड़ा प्रसिद्ध खेल होता था। और आप लोगों को पता होगा कि ये गुल्ली डंडे से ही क्रिकेट का आविष्कार हुआ है। तो गुल्ली डंडा खेलने में भी बड़े माहिर थे। एक टोल लगा और गुल्ली बह गई करीब 200-150 गज, यानी एक टोल में गुल्ली को 100-150 गज दूर भेज देते थे। यानी लोग गुल्ली उठा उठा कर लाते लाते परेशान हो जाते थे, इतना वह माहिर थे। तो बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के बचपन की बातें, उनकी शरारतें, उनके जीवन के बारे में। तो अभी तक इतना जो पढ़े, पाठ का जो शेषांश है, जो शेष भाग है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आज के दिन इतना ही, शेष अगले वीडियो में।